जैसे कि आपको कहा था, आज पहला सेट आपके सामने आ गया है। टोटल 20 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि क्वेश्चंस तो डिज़ाइन करे गए हैं जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू का जो सिलेबस है उसके हिसाब से। उसमें जो जीके वाला पोर्शन है, उसमें जीके वाला पोर्शन में, जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन में, तो आप किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो 20-20 क्वेश्चन के सेट आपके सामने आने वाले हैं, आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते जाइए, इन्हें समझते जाइए, याद करते जाइए, आपके लिए जरूर प्लस पॉइंट बनकर सामने आएंगे ये। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा है, मैं बोल के आपको बताऊंगा। ये 7 क्वेश्चंस ऐसे जो व्हाइट बोर्ड में हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन में आपके सामने आते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में कुछ इस तरीके से यहाँ पर कहा गया है, विच सिटी होस्टेड द G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग इन इंडिया। अब G20 मीटिंग हुई है और ऑब्वियस सी बात है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं तो हम तो यहाँ पे पीछे हटेंगे। तो पहला क्वेश्चन G20 को लेकर ही है। कहा गया कि कौन सी सिटी थी जिसने G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग करवाई थी, आपसे वो पूछा गया है। क्या वो श्रीनगर, पुणे, चेन्नई या फिर वाराणसी? तो देखो, G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी वो वाराणसी में हुई थी, यानी कि यूपी में हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि हमें जम्मू कश्मीर के रहने वाले, तो हमारे लिए G20 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 370 के बाद, उसको हटाने के बाद पहली बार ऐसा हो कि कोई इंटरनेशनल इवेंट जम्मू कश्मीर में हुआ था और G20 की मीटिंग श्रीनगर में हुई थी। कब हुई थी? 22 मई, 23, 24, 3 दिन यहाँ पर चली थी। उसको लेकर जो क्वेश्चन है वो आने वाले दिनों में वो भी डिस्कस करते जाएंगे, बट अभी पहला दिन है, फिलहाल इतना क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जम्मू कश्मीर में जो थर्ड मीटिंग हुई थी टूरिज्म वर्किंग डेवलपमेंट, जो टूरिज्म वर्किंग डिपार्टमेंट है, जैसे यहाँ पे क्या है, G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की हुई थी, वहाँ पे टूरिज्म डेवलपमेंट मिनिस्टर्स वगैरह की मीटिंग हुई थी। थर्ड वाली मीटिंग हुई थी, फिर फोर्थ वाली गोवा में हुई थी। इस तरीके से ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि और क्वेश्चन धीरे धीरे आते रहेंगे, पहला दिन है, थोड़ा वेट कर लो अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाराणसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम में पूछ जाएगा G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ हुई थी, तो वाराणसी बिल्कुल भी नहीं बोलना, यूपी में हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स, है ना। वो पॉलिटिकल डिवीजन वाला, फिजिकल डिवीजन का क्वेश्चन टॉपिक आता है, वहां से क्वेश्चन बनाया है। कौन सी फॉरेन कंट्री ऐसी है जो अंडमान आइलैंड के पास आपको देखने को मिलती है? क्या वो पाकिस्तान है, या वो श्रीलंका है, म्यांमार है, या रशिया है? हो सकता है आपके सामने स्क्रीन में मैप भी आ रहा होगा, वहां पर अगर आप मैप देखोगे तो इंडिया के इस तरफ आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा होगा, फिर बे ऑफ बंगाल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अंडमान, नीचे निकोबार आइलैंड देखने को मिल रहा है, अंडमान के इधर ही आपको म्यांमार देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन सी फॉरेन कंट्री पास है अंडमान आइलैंड्स के पास, तो वो म्यांमार है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको लग रहा ना सही है, तो वीडियो को शेयर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? इस बार कई तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से लेकर आया हूँ। कौन सी स्टेट ऐसी है इंडिया की जो कि कॉटन की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर रही है? वो कौन सी स्टेट है इंडिया की? हालांकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2023 में, जुलाई का मंथ चल रहा है। अगर आप कभी बाद में वीडियो देख रहे हो, 5-6 महीने के बाद 2024-25 में देख रहे हो, तो एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हर साल या 1-2 साल के बाद क्या होता है, कोई अलग ही स्टेट यहाँ पर आ जाती है जो कॉटन की प्रोडक्शन ज्यादा करती है। ये 2022 दिसंबर के हिसाब से डाटा जो भी चल रहा है, तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का इंडिया में? देखो, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करी गई थी वो गुजरात के द्वारा करी गई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुजरात के बाद ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? गुजरात के बाद महाराष्ट्र और फिर तेलंगाना। ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गुजरात ने करी, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना। तो इसके साथ 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वाटरवे ऑफ द कंट्री? जैसे हाईवे होते हैं वैसे वाटरवे भी होते हैं पानी वाले, तो सबसे बड़ा वाटरवे कंट्री का कौन सा आपसे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन 4 आपके सामने, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इलाहाबाद हल्दिया वाला हो जाएगा। इलाहाबाद की बात करेंगे, अब तो नाम चेंज हो गया, अब इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना। तो प्रयागराज हल्दिया, इलाहाबाद हल्दिया, कोई भी आ जाए एक ही बात है। सबसे बड़ा वाटरवे इंडिया का कौन सा है? इलाहाबाद हल्दिया वाला है। इसे कौन सा वाटरवे कहते हैं? जैसे नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2 है, वैसे इसे नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? इलाहाबाद हल्दिया की बात करूँ। इसका एक और नाम है, वो कौन सा नाम है? गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम भी इसे कहते हैं, क्योंकि इन नदियों से होकर जाता है। और कौन सी स्टेट से होकर निकलता है?
यूपी से भी निकलेगा, फिर बिहार से, फिर झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट्स कवर करता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस इलाहाबाद हल्दिया या फिर नेशनल वाटर वन के बारे में होनी चाहिए। आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि देखो ये हालांकि डिजाइन करेगा वीएलडब्ल्यू के हिसाब से, पहले ही बोल दिया, किसी भी जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जाओगे, पिन करा हुआ कमेंट मिलेगा, वहां पे जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। वो आप ज्वाइन करते हो तो वहां पर देखो जो ये वाले टेस्ट होंगे ना, ये आपको एप्लीकेशन पे भी मिलते रहेंगे, फ्री रहने वाले हैं, किसी तरह की इनकी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू टेस्ट सीरीज आप जैसे ही ओपन करोगे, वहां पर एक अलग से सेक्शन बना होगा जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू जीए टेस्ट के नाम से, समझ गए हो, या वीएलडब्ल्यू जीए टेस्ट के नाम से फोल्डर बना होगा, आपने वहां पर ओपन करते जाना है। आज का या बाकी आने वाले दिनों में जितने भी टेस्ट में करवाता जाऊंगा वो सभी वहां पर आपको मिलते जाएंगे। आप उनको कभी भी जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी रिवीजन चेक कर सकते हो, तो वो आपकी रिवीजन के लिए वहां पर रखा गया है। और बाकी अगर आप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे तो आपको और भी कई तरह के टेस्ट वहां पर हैं जो आपको मिल जाएंगे। आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, परचेज भी कर सकते हो। सिर्फ 149 रुपीज प्राइस रहने वाला है। अगर नहीं करना चाहते तो कोई भी बात नहीं है, ये सारे टेस्ट वहां पे फ्री रहने वाले हैं। इनको छोड़ के कुछ और भी टेस्ट ऐसे जहाँ पे वो ओपन है, वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए, द यूटी ऑफ इंडिया विद लोएस्ट लिटरेसी रेट, कौन सी यूटी इंडिया की ऐसी जहाँ का लिटरेसी रेट सबसे कम है, आपसे वो पूछा जा रहा है। देखो अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है, अगर स्टेट के हिसाब से पूछा जाए 2011 के सेंसस की बात कर रहे हैं, बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम था। लेकिन आप स्टेट याद करके चले गए, आगे पूछ लिया आपसे लिटरेसी रेट, तो बताइए लिटरेसी रेट कहाँ का सबसे कम है, तो वह दादर नागर हवेली, दादर वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सबका ज्यादा ही है, किसी का 85 जा रहा है, किसी का 86 जा रहा है, तो 70 रेंज में चलता है। तो सबसे कम अगर लिटरेसी रेट किसी यूटी का है तो ऑप्शन नंबर डी दादर नागर हवेली आपको याद रखना है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है इन विच स्टेट, विच में एच तो मैं भूल गया, इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में लोकतक लेक की बात करें सिचुएटेड है। तो देखो ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। लोकतक लेक कहाँ पर है, मणिपुर में। कैसे याद कर सकते हो, लोग यानी कि लोग मनी, पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसे भी करके याद कर सकते हो। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि मणिपुर में इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये फ्रेश वाटर लेक है। और किस लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ये लेक बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, लेवल बढ़ता जाएगा, स्टार्टिंग के कुछ दिनों में इसी तरह का लेवल रहने वाला है, ठीक है। राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, राउंड रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है, जैसे एक सिल्वर था, है ना, इस तरह के व्हाइट रिवॉल्यूशन था, ब्लू रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वैसे पूछा है राउंड रिवॉल्यूशन जो है ये किससे रिलेट करता है। तो राउंड रिवॉल्यूशन जो है वो पोटैटो से रिलेट करता है, पोटैटो की प्रोडक्शन से रिलेट करता था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ पहले 7 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चन है वो एक एक करके आपके सामने स्क्रीन में आते जाएंगे, आपने वहां से अटेम्प्ट करते जाना है। हम चल रहे हैं फिलहाल 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस के हिसाब से बताना है कि एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है। पहले ऑप्शन में जूल है, फिर किलोवाट आवर है, फिर अर्ज है, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी, देखो अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, 1 जूल में तो 1 ही जूल होगा ना। ऑप्शन नंबर ए की बात करूं 1 जूल में तो 1 ही जूल होगा, उसको फिलहाल छोड़ते हैं। सेकंड ऑप्शन में किलोवाट आवर है, तो आपको अगर पता होगा 1 किलोवाट आवर की बात करें, इसमें 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल है, तो मतलब 1 किलोवाट आवर में तो इतने सारे जूल आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में अर्ज है, अर्ज तो 10 की पावर -7 जूल है, तो माइनस में चला गया। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब आप मुझे बताओ, ये तो 1 जूल है, ये तो जूल माइनस में जा रहा है, ये भी माइनस में जा रहा है, तो ये जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इन चारों में अगर कंपैरिजन करा जाए, सबसे बड़ी जो यूनिट है एनर्जी की वो कौन सी है, 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा, वहां पर पूछा जा रहा है जियोथर्मल रिजर्वायर्स क्या होता है। देखो 2 वर्ड से बना हुआ है, जियो और दूसरा है थर्मल, यानी कि अर्थ की हीट को यूज किया जा रहा है ना। तो जियोथर्मल रिजर्वायर्स क्या होते हैं,
ये एक्चुअल में ऑप्शन 4 आपको दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉट अंडरग्राउंड पूल्स ऑफ वाटर। जमीन के नीचे पानी होता है, बड़ा गर्म पानी होता है। वो पानी जैसे जनरली होता है कहाँ पे, जहाँ पे पहाड़ से लावा वगैरह निकलता है, उसके आसपास की जमीन होती है, वो नीचे से गर्म होती है। तो वहां से क्या होता है, कोई कोई जगह ऐसी होती है जहाँ पे जमीन मतलब एक तरह से कैसे फट सी जाती है, तो वहां से पानी बाहर निकलता है, स्टीम बाहर निकलती है, क्योंकि पानी नीचे उबल रहा है, बॉयल हो रहा है, तो स्टीम तो बाहर निकलेगी निकलेगी। तो वहां से बाहर से स्टीम बाहर निकलती हुई दिखाई देती है ना। जनरली आपने कभी अगर मैन वर्सेस वाइल्ड देखोगा बेयर ग्रिल्स का, उसको तो आपने जरूर देखे होंगे, जियोथर्मल रिजर्वर वगैरह। तो उसको यूज किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है कुछ हद तक, जियोथर्मल रिजर्वायर्स को ना, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका था, वहां से क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, वहां पे जाके फॉलो कीजिए, और इसी नाम से टेलीग्राम भी है, वो भी ज्वाइन कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रधानमंत्री ग्राम ग्रामीण या ग्राम होता है, द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की बात करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से ईयर में लॉन्च करी गई थी, ये किसके अंडर आता है, आपको पता सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो रूरल डेवलपमेंट में काम आती है। तो ये जो स्कीम है, इसे लॉन्च कब करा गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। ईयर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 में। इसे 2000 रुपये में, 2000 ईयर की मैं बात करूँ, 2000 में से लॉन्च करा गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी तक कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, टोटल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आने वाले टाइम पर क्या होना चाहिए, आपको इन 10 में से एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की बात करते तो मैं ट्राई किया करूँगा टेलीग्राम में ना, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया करूँ डेली, जो आपको पढ़ा दिया हुआ, ताकि आपकी रिविजन वगैरह भी होती रहे। ठीक है, ऐसे भी किया करूंगा। नेक्स्ट में इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा गया, यूएसबीआरएल को नेशनल प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर करा था। आपको पता है यूएसबीआरएल की फुल फॉर्म उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, किसकी फुल फॉर्म आ जाती है। तो आपको पता है मतलब जैसे पूरे इंडिया को कश्मीर से कनेक्ट करने का काम करना है, और अभी इस पे काम चल रहा है। जो ये चेनाब ब्रिज था, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज वर्ल्ड का, वो कहाँ पर है, वो इसी प्रोजेक्ट के अंडर बनाया गया। इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज जो अटल सेतु ब्रिज है, अटल सेतु बोरो में अंजीखट ब्रिज की बात करूं, वो भी इसी प्रोजेक्ट के चलते बनाया गया, और अभी 95% पे काम खत्म भी हो गया है। जल्दी ही जो है वो पूरे इंडिया को कश्मीर से लेकर श्रीनगर से कनेक्ट करा जाएगा इस रेल लिंक के थ्रू, है ना। तो ये रेल लिंक की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको नेशनल प्रोजेक्ट कब डिक्लेयर करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो 2000 में आई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 2002 में ये यूएसबीआरएल को नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर देते, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच सेक्शन प्रोवाइड्स द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन आ रहा है कि उस बिल के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन ऐसे जो कहता है कि यूटी जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। क्योंकि जनरली होता क्या है, जो यूटी वगैरह होती है वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होता नहीं है ना, वो यूनिकैमरल होता है, बाई कैमरल नहीं होता। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। तो कौन सा सेक्शन ऐसा जिसके हिसाब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो गई। तो सेक्शन 14 में जो सब सेक्शन 2 है, उसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी। इसका मतलब ये कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले सब सेक्शन थे वो बताते हैं कितने सीट होंगे, वो सब कुछ देखने को मिलता है ना। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे आप एक काम भी कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको पढ़ना अच्छे तरीके से, आप सर्च कीजिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, साथ में लिख दीजिए जेके लेटेस्ट इन्फो, आपको वीडियो मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे कई तरह की प्लेलिस्ट बनी भी हुई है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, जीके की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके वीडियोस को देख भी सकते हो। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट डांस एंड एसोसिएटेड स्टेट इज रॉन्ग। आपको पेयर दिया गया डांस फॉर्म का और कौन से स्टेट से वो जुड़ा हुआ है। तो एक पेयर यहाँ पे कोई गलत है, वो गलत पेयर कौन सा वाला है वही आपको यहाँ पर बताना था। तो देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में बोला कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश, ये पेयर तो बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात का है, बिल्कुल सही है। बांग्ला पंजाब का है, बिल्कुल से, तो एक बचे तो वही तो गलत हो जाएगा। बिहू बिहार का नहीं है, बिहू कहाँ का है, असम का है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला पेयर था वो गलत था, वही तो आपको बताना था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है कवर। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग या हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो तीनों की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किसने
किसने अटेंड करा था, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो बी आर अम्बेडकर यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी तो पहली बार गए नहीं थे, फिर मनाया था ना, फिर दूसरी बार गए थे, फिर वो आपको पता है क्या होगा था वहाँ पे, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो बी आर अम्बेडकर वो हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में आता है आपसे वो पूछा जा रहा है। पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आता है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक आ जाता है। तो पार्ट भी पता होना चाहिए, आर्टिकल कौन से वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पार्ट पूछा गया था, ऑप्शन नंबर ए में है पार्ट 4, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको सेक्शन पूछा गया था, टोटल कितने सेक्शन थे, 103 सेक्शन थे, है ना, कितने शेड्यूल 5। ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन को पता होनी चाहिए फिलहाल। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन वाज फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर्स रूल इम्पोज्ड इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पहली बार गवर्नर रूल कब लगाया गया था, आपसे वो पूछा जा रहा है, पहली बार कब लगाया गया था। देखो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बट जो बी ऑप्शन है मार्च 1977 वाला, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लगाया था, 26 मार्च 1977 को लगाया था। एल के जहाँ गवर्नर थे उनके द्वारा लगाया गया था। ड्यूरेशन कितनी थी, 105 दिनों का ये गवर्नर रूल लगा था। और वहाँ पे उस टाइम क्या था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करें, उनकी जो कॉलिशन वाली सरकार थी उससे कांग्रेस ने अपना जो सपोर्ट थी वो विड्रॉ कर ली थी, उस वजह से गवर्नर रूल लगाया गया था। तो पहली बार कब लगाया गया था, 1977 में लगाया था। एल के जहाँ गवर्नर थे, 105 दिन का लगाया गया था, 26 मार्च से वो डेट थी, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश टेम्पल इज ऑल्सो नाउन एज जामवत केव, इनमें से कौन सा मंदिर इसे जामवत केव के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बट जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पीरखो टेम्पल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है अटल सेतु ब्रिज कौन सी नदी पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए रावी नदी, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है कठुआ बसोली वाली साइड में देखने को मिलता है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपने बस इतना बताना है कि क्या वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। अगर लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज इस तरह के बना सकूँ। क्वेश्चन फिलहाल 20 ही आने वाले स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक। बस आपने मुझे बताना है कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है। अगर लग रही तो डेली वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। हाँ, संडे संडे मिस हुआ करेगा, संडे को छोड़ के, बाकी हर रोज़ आपके इस तरह की वीडियोस यहाँ पे आती रहेगी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। कहा जा रहा है अब्दुल रहमान राही जिनकी डेथ जो है वो 9 जनवरी 2023 में हुई थी, वो कश्मीरी पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, क्रिटिक थे, उन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित करा गया था। ऑप्शन नंबर ए में साहित्य अकादमी अवार्ड, बिल्कुल, पद्मश्री, ज्ञानपीठ, सभी से सम्मानित करा गया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले कश्मीरी राइटर थे जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करा गया था, इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है एज पर फाइनेंस बिल 2023, जो भी फाइनेंस बिल 2023 वाला आया था, बजट के टाइम की बात कर रहे हैं, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अंडर द न्यू रिजाइन, क्योंकि टैक्सेशन से क्वेश्चन भी वहां पे लिखा हुआ, टॉपिक लिखा हुआ, वहां से क्वेश्चन बना गया। जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट नए रिजाइन के अंडर वो क्या थी, आपको पता है पहले 2.5 लाख वालों को टैक्स देना, 2.5 लाख तक थी, मतलब छूट टैक्स नहीं देना है। अब 3 लाख कर दी थी ना, 3 लाख वाली, 3 लाख आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट है। इसके ऊपर आपको स्लैब टैक्स, स्लैब वगैरह प्रति टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ तक टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। तो 3 लाख कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज जो इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। किसी भी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। और टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन कर लेना।